क्या भयंकर, क्या बवाल हमने रेसलमेनिया की नाइट 2 में देखा। नाइट 1 की वीडियो में मैंने कहा था कि अब तो इससे कमाल कुछ हो नहीं सकता, लेकिन मुझे नहीं पता था रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स के मेन इवेंट में क्या होने वाला है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं आज जो रेसलमेनिया की नाइट 2 के बारे में, जहां पर कमाल धमाल बेमिसाल चीज हो गई। सबसे पहले जो हमको शो पर पहला मैच देखने को मिलता है वो WWE ने डाला ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमोस के बीच में। और इस मैच में पूरी कहानी यही थी कि क्या ओमोस के ऊपर अपना फिनिशर लगा पाएंगे ब्रॉक लेसनर, क्या वो अपना सुप्लेक्स सिटी उनको लेके जा पाएंगे, और क्या वो चीज ब्रॉक लेसनर ने करी। जी हाँ, बिल्कुल करी। इतनी इज्जत से करी कि ब्रॉक लेसनर ने सारा बदला ओमोस से अपना ले लिया। शुरुआत में ब्रॉक लेसनर के ऊपर हावी जरूर होते ओमोस, जब उन्होंने बॉडी स्लैम लगाया, उनके ऊपर टकराने की कोशिश करके डबल टेक डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी जाके वो होता नहीं है। फिर क्या सीन बनता है, जब ब्रॉक लेसनर मैच में ग्रिप बनाई, पहला सुप्लेक्स जब उन्होंने मारा तो उनको प्रॉब्लम हुई, लेकिन दूसरा तीसरा एकदम क्लीन लगाया। कमर में दर्द होना शुरू हो गया था ब्रॉक लेसनर के। एक बार F5 के लिए वो उठाते हैं, हालांकि उठा नहीं पाए। मुझे लगता नहीं ब्रॉक लेसनर नहीं उठा पाए, वो एक सेल करने का तरीका था, लेकिन दूसरी बार में ब्रॉक लेसनर कोई मौका नहीं चुका। सिर्फ एक F5 लगा के ब्रॉक लेसनर ने ओमोस को इस मैच में हरा दिया। तो कुल मिला के जो क्रिटिसिज्म मिल रहा था इस मैच को, वो थोड़ा बदल गया था कि भैया चलो ब्रॉक लेसनर ओमोस का आमना सामना होगा, अच्छा मैच देखिए बदल सकता है। लेकिन WWE ने कहा कि नहीं, सही तुम क्रिटिसिज्म कर रहे थे इस मैच को, और तुम क्रिटिसिज्म कर रहे हो, तुम वैसे ही मैच ही करके दिखाएंगे। ब्रॉक लेसनर की बुकिंग कहां तगड़ी होनी चाहिए थी, ओमोस के साथ अच्छा मैच भी नहीं हुआ, और फर्जी तरीके से ब्रॉक लेसनर को रॉ के एपिसोड में वीक भी दिखा दिया, और उसके बाद इतनी इजीली उनको विक्ट्री भी मिल गई। मुझे कोई समझ नहीं आया कि ब्रॉक लेसनर जैसे सुपरस्टार की ऐसी बुकिंग कैसे हो सकती है रेसलमेनिया में। अगर आपको समझ में आ रहा तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। इसके बाद गाइस हमको विमेंस के बीच में फेटल 4-वे टैग टीम मैच शोकेस वाला जो मैच है वो देखने को मिलता है। इस मैच के बारे में ज्यादा बात करने का फायदा है नहीं, क्योंकि मेंस वाले टैग टीम मैच की तरह ये इतना इंटरेस्टिंग नहीं था नाइट 1 की तरह। इस मैच में जो विक्ट्री है वो काफी ऑब्वियस विनर थे, जब शेना बेजलर और रोंडा राउसी इस मैच को जीत जाती है, रोंडा राउसी के सबमिशन मूव के सारे। अब गाइस शो के ऊपर आता है अगला मैच, और ये था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए गुंथर वर्सेस शेमस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच में। मैं आपसे पहले से कह रहा था कि ये मैच जो है सबसे बढ़िया मैच हो सकता है रेसलमेनिया की नाइट 1 और नाइट 2 का रेसलिंग के हिसाब से। काफी सारे लोगों की नजरों में वो चीज है। पर्सनली मैं ये नहीं कहूंगा कि मैच बेकार था, लेकिन अगर मैं सोच रहा था कि ये 100 में से 120 मार्क्स लेके आएगा, तो मेरे ख्याल से ये 100 में से 100 या फिर 95-90 के आसपास ही है। बेकार कहीं से भी नहीं कह सकते, लेकिन जैसा मैं सोच रहा था शायद वैसा ये नहीं था। अब मैच के अंदर क्या सीन होता है, मैच के अंदर हम लोगों ने शुरुआत में देखा कि शेमस और मैकिंटायर अपनी ही फ्यूड करे जा रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। गुंथर तो भाई पता नहीं कहीं बाहर ही है। गुंथर ने उसके बाद आके जो अपना फिनिशर लगाया, ये ड्रू मैकिंटायर और शेमस के बीच में इतनी बार जुगलबंदी होती है, कोई बंदा ब्रू किक के लिए जा रहा है तो उसे क्लेमर पड़ जा रही है, क्लेमर के लिए जा रहा है तो ब्रू किक पड़ जा रही है। इतने ज्यादा इसमें क्लोज फॉल्स भी हमको देखने को मिलते हैं गुंथर और ड्रू मैकिंटायर के बीच में, नहीं सॉरी ड्रू मैकिंटायर और शेमस के बीच में। गुंथर ज्यादा टाइम मैच से बाहर थे, लेकिन जब करामात करनी थी मैच में उस टाइम पर वो आ जाते हैं। जब शेमस ने अपनी ब्रू किक लगाई तो गुंथर ने ऊपर से स्प्लैश मारा उस रिंग को ब्रेक करने के लिए, मतलब उस पिनफॉल को ब्रेक करने के लिए, एंड देन गुंथर ने जो अपना फिनिशर है वो एक दूसरे के ऊपर दे के मारा, और दोनों को फिनिशर लगा के इस मैच में जो विक्ट्री है वो गुंथर की हो गई। और गुंथर है स्टिल आपके WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। अब भी कोई बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कि गुंथर के पास से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ले ले। इसके बाद गए शो पर अगला मैच आता है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बियांका बेलेयर वर्सेस आस्का के बीच में। इस मैच की कहानी काफी डिफरेंट थी। अगर मैं इसे फर्स्ट नाइट पर कंपेयर करूं रियर प्ले शार्लेट फेयर के मैच से, तो ये कहीं उसके आसपास भी नहीं आता। एंट्रेंस इसमें अच्छी लगी मुझे आस्का की, वो जो होती है, उसके अलावा ज्यादा कुछ इस मैच में खास नहीं था। स्लो पेस पर स्टार्ट होता है, आस्का अपने सबमिशन मूव से टैप आउट करवाने की कोशिश कर रही है। रिंग साइड पर एक पावर बम जरूर पड़ा था, वो इंटरेस्टिंग था। हालांकि जो पिनफॉल है वो इसमें ऐसे कोई क्लोज वाले नहीं थे, काफी स्लॉपी से मुझे लग रहे थे। और एंड में हमने ये देखा कि मिस्ट अपना लगा रही होती है आस्का, लेकिन उसको डक कर दिया और केओडी में बदला उन्होंने आस्का लॉक से, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और उसके बाद अपना फिनिशर लगा के बियांका बेलेयर ने सक्सेसफुली अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को रेसलमेनिया में भी डिफेंड कर लिया। और ये काफी बड़ी बात है, क्योंकि ऑलरेडी जो बियांका बेलेयर का रेन है वो बहुत लंबे टाइम से चला हुआ आ रहा है। इसके बाद गाइस हमको शो पर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली, जब मिज एंड स्नूप डॉग होते हैं, और गाइस उस टाइम पर हमको शेन मैकमैन का रिटर्न देखने को मिलता है। शेन मैकमैन रिटर्न करने मिज के साथ आए थे मैच करने के लिए, लेकिन कुछ तो वहां पर प्रॉब्लम हुई, जिसके बाद स्नूप डॉग को वो चीज फिनिश करनी पड़ी। और स्नूप डॉग की वो जो हरकतें थी रॉक का पीपल्स एल्बो लगाने की, वो बहुत ज्यादा मस्त थी। उसने एंटरटेनिंग जरूर बनाया था उस चीज को, और ये एक सेगमेंट था, क्योंकि ये चल रहे हैं ना बंदे, मतलब होस्ट है, तो उनको भी सेगमेंट दे थे। और नाइट 2 में बस उनका इतना ही सीन था। अब आता है गाइस शो के ऊपर अगला मैच, हेल इन अ सेल डीमन फिन बैलर वर्सेस एज के बीच में। इस मैच में खूनम खूनी हो गई। फिन बैलर को जब लैडर फेंक के मारा एज ने, तो उस टाइम पर उनका खून निकल जाता है, जो कि काफी ज्यादा मुश्किल बनाया जाता है फिन बैलर को इस मैच को पूरा करने के लिए। हमने इसमें देखा कि शुरुआत से ही जो ब्रूड वाली एंट्रेंस है वो होती है, डीमन बैलर की एंट्रेंस होती है। बैठक में तो जो हमने इसका फील लिया है भाई, अभी
मैं जब तुम इस वीडियो को देख, मैं कैसे बताऊं, छोड़ो उसके बारे में बात करेंगे। रेसल में बैठक जो दिल्ली में करी थी, स्टील चेयर कैंडो स्टिक के साथ में इसकी मैच की शुरुआत हो रही है। दोनों ने एक दूसरे को बजाना शुरू कर दिया। और मुझे ये बताओ कि ये लैडर मैच हेल इन अ सेल मैच में कौन निकालता है, लेकिन एज वो काम कर रहे हैं, कॉर्नर में फंसा के उन्होंने फिन बैलर को कैंडो स्टिक के बीच में, उसके बाद मारना शुरू किया। फिन बैलर फुदकते हुए जो हेल इन अ सेल वाले स्ट्रक्चर के ऊपर ही चढ़ जाते हैं, कुछ तो वहां प्लेटफॉर्म से निकला हुआ था, वहां पे वो चढ़े, टेबल पर उन्होंने सेट किया होता है एज को। हालांकि जब वो कुटी ग्रास लगाने निकलते हैं तो एज वहां से हट जाते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ। और गाइस एज के स्पीयर पर भी डीमन फिन बैलर ने किक आउट किया, लेकिन जब कॉन्चेर्टो यानी कि चेयर के बीच में सैंडविच बनाने की बारी आई फिन बैलर की, तो उनका बन भी गया। एज ने सक्सेसफुली मूव परफॉर्म कर लिया। और गाइस डीमन फिन बैलर रेसलमेनिया स्टेज में हेल इन अ सेल मैच में एज के सामने हार चुके हैं। मेरे लिए रिजल्ट काफी शॉकिंग है, काफी सरप्राइजिंग है, क्योंकि अगर जजमेंट डे का जो स्टॉक है वो काफी हाई चल रहा है, तो फिर शायद ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, लेकिन WWE अनप्रेडिक्टेबल चीज भी कर देती तो मजा आता उसको देखने में। और शायद डीमन बैलर का कैरेक्टर जजमेंट डे से अलग है, ये बात भी हमको समझनी चाहिए, लेकिन मैच का रिजल्ट निकलता है एज के फेवर में। अब गाइस हम लोग बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। कोडी रोड्स की पहले एंट्रेंस होती है, बंदा बहुत इमोशनल है, अपनी फैमिली से जाके मिल रहा है। रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है पियानो के साथ में शुरुआत में, और उसके बाद रोमन रेंस अपनी एंट्री करते हैं। उसकी फीलिंग वो रोमन रेंस को देखने की और तब अलग होगी जब साथ में सब देख रहे थे, वहां पे सब लोग चैंट कर रहे हैं भाई। वो तो मतलब मैं आपको अभी एंड में बताता हूँ इस मैच के बारे में क्या थॉट है मेरा। तो होता क्या है सीन यहाँ पे, पॉल हेमन शुरुआत में रोमन रेंस को बताते हैं भाई तो डर क्यों रहा है, तो पीछे क्यों हट रहा है, क्योंकि शुरुआत में कॉरिडोर थोड़े से भारी पड़ते हैं। मैच वैसे स्लो पेस पर होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल शुरुआत में आप लोग बोर हो जाने वाले हो। सोलो सिकोवा ने लगातार इस मैच में कुछ ना कुछ चुल करने की कोशिश करी, रैंप के ऊपर भी जाके कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस लड़ रहे हैं। लेकिन गाइस मैच में एक ऐसा मूवमेंट आता है जब सोलो सिकोवा को वहां से भगाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कोडी रोड्स की जो बेल्ट है वो कोडी रोड्स के ही मार दी थी। और ये चीज रेफरी ने देख लिया और उसके बाद उन्होंने भगा दिया। इससे पहले हमको ये भी देखने को मिलता है कि जो अनाउंसर टेबल है उसके ऊपर कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को पटका, यानी कि भले ही ये मैच ऐसा था जहां पर आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, आप रिंग के बाहर 10 सेकंड से ज्यादा नहीं रह सकते, 10 काउंट तक नहीं रह सकते, 10 सेकंड 10 काउंट तक नहीं रह सकते, लेकिन फिर भी काफी जितना हो सकता था ये सुपरस्टार रिंग साइड पर जाकर लड़ रहे हैं। हमने कोडी रोड्स की तरफ से पेडिग्री फिनिशर भी देखा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी। रोमन रेंस का सुपरमैन पंच आता, उसके ऊपर किक आउट हो रहा है, सबमिशन होल्ड में फंसा दिया रोमन रेंस ने कोडी रोड्स को अपने गिलेटिन में, उससे भी एस्केप कर जाते हैं। यहाँ पे हमने ये भी देखा कि कोडी रोड्स अपना ही फिनिशर मार रहे हैं, हालांकि वो काम नहीं आता, रेफरी गिर गया इस मैच में। और उसके बाद तो भाई फिर क्या ही होता है इस मैच में, सोलो सिकोवा तो निकल लिए, अब बस से ऊसोस ने आकर बजाना शुरू कर दिया कोडी रोड्स को। लेकिन गाइस नंबर को इक्वलाइज करने के लिए यहाँ पर सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस भी आते हैं। और इतना ही नहीं भाई, ये मूवमेंट देख के तो कोई कह नहीं सकता था कि रोमन रेंस मैच में हारने वाले हैं, जब केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन दोनों ने मैच में रोमन रेंस के ऊपर फिनिशर लगाया। और ऐसा होने के बाद भी मैच में कुछ अलग ही सीन निकलता है। केविन ओवेंस सैमी ज़ेन दी ऊसोस की इक्वेशन निकल गई, सोलो सिकोवा को पहले ही जग कर दिया गया है। अब लग रहा है पूरा मामला रोमन रेंस के हाथ से निकल चुका है। कोडी रोड्स ने इवन धीरे से जाके क्रॉल करके हाथ भी रखा पिटाई के बाद, जो सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस ने रोमन रेंस को दी थी, लेकिन उसके ऊपर जो रोमन रेंस ने किक आउट किया, आई थिंक रोमन रेंस क्लोज किक आउट करने में बिल्कुल होते हैं, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है उसको देख के। वो तो अनबिलीवेबल मूवमेंट था इस मैच से, मतलब क्या ही बोलूं इसके बारे में। और जब हम साथ में देख रहे थे जो चिल्लाए लोग, मतलब मेरा तो सबसे अलग एक्सपीरियंस था इस मैच को देखने का। एंड देन क्या होता है, सोलो सिकोवा मैच के अंदर आ गए। सोलो सिकोवा इस तरीके से आया जब कोडी रोड्स अपने लगातार फिनिशर क्रॉस रोड्स लगा रहे होते हैं, पहला लगाया, दूसरा लगाया, पॉल हेमन ने जाकर उधर से डिस्ट्रैक्ट किया रेफरी को, सोलो सिकोवा ने पीछे जाकर समवन स्पाइक लगाया। रोमन रेंस जो कि एकदम बेहाल हालत में बेहवास हालत में थे, बिल्कुल पड़े हुए हैं उधर, अचानक से पता नहीं रोमन रेंस ने आपको कैसे कलेक्ट किया। कोडी रोड्स बीच में खड़े थे स्पीयर के लिए, एक रोप से दूसरी रोप से, और उसके बाद उन्होंने कोडी रोड्स को फिनिशर लगाया। पिन फॉल होता है, और इतने आइकॉनिक तरीके से पिन फॉल था। रेफरी भी जो धीरे धीरे काउंट कर रहा है, मतलब ये भी नहीं कि बिल्कुल धीरे कर रहा है, पेस उनकी इतनी फास्ट नहीं थी। 1 2 3 एंड गाइस रोमन रेंस ने स्टोरी फिनिश नहीं होने दी है कोडी रोड्स की। रोमन रेंस ने रेसलमेनिया की स्टेज में भी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। रोमन रेंस का अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए रेन ऐसे ही चलने वाला है। ऊसोस के हारने के बाद भी रोमन रेंस ने रेसलमेनिया की नाइट 2 में प्रूव कर दिया कि चाहे कोडी रोड्स आ जाए या फिर कोई और सुपरस्टार, मैं ही हूं इस समय WWE के अंदर ट्राइबल चीफ। और शो के क्लोजिंग मोमेंट में रोमन रेंस दोनों चैंपियनशिप को रेस करते हैं। अब इस मैच के बारे में मेरा थॉट है कि भाई मैंने सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस लिया है किसी भी WWE के मैच का अब तक जो भी मैंने देखा होगा। स्पेशली मैच भी इतना कमाल का था, और जो हम साथ में बैठकर देख रहे थे, लिटरली स्क्रीन के पास तक आ गए थे सारे के सारे लोग। वो व्लॉग जरूर आएगा चैनल पर, तो उसको भी आप देखना।
वो तो अमेजिंग मूवमेंट था बिल्कुल, जो एंड में जाके होता है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि कोडी रोड्स भी रोमन रेंस को नहीं हरा पाए, कोडी रोड्स भी रोमन रेंस को नहीं हरा पाए। रोमन रेंस रेसलमेनिया में तीसरी बार चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए उस चैंपियनशिप को जीत भी चुके हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। बहुत बड़ी अचीवमेंट है रोमन रेंस के लिए। कहाँ जाने वाले रोमन रेंस, अब तो उसका सवाल ही मत छोड़ो, क्योंकि रोमन रेंस कोडी रोड्स के सामने भी विक्टोरियस बनते हैं और चैलेंज कोडी रोड्स का हो गया बेकार। रेसलमेनिया नाइट 2 मैंने तो बहुत एंजॉय की। बहुत जल्दी व्लॉग आ जाएगा रोहित पंत चैनल के ऊपर। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।